तो गद्दार कौन है देश का? जिसको मुसलमान को आप कह रहे हैं गद्दार कह रहे हैं, आतंकवादी कर रहे हैं, सबको मुल्ला कह रहे हैं, वो आपसे ज्यादा इस भारत की धरती को चूमता है। 5 बार नमाज पढ़ता है तो 88 बार चूमता है। तो फिर ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, फिर हिंदू मुस्लिम करने की कवायद है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संस्कार में है। बीजेपी के पीछे बैक में कौन है, फिलॉसफी कौन डेवलप करता है? आरएसएस करता है। तो इनके दर्शन में यही है कि हिंदू मुसलमान खाली करो। बैंक का बैंक लूट के भाग जा रहा है, सब हजारों करोड़ रुपए विदेश में भाग जा रहा है। तो इसका जवाब कौन देगा? जो सबसे कमजोर तबका है उसकी हकमारी हो रही। भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी को एक बड़ा पद दिया है। माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के साथ ऐसा ही करती है। जो नेता, जो विधायक, जो मंत्री मुसलमानों खिलाफ अपशब्द बोलते हैं, रमेश बिधूड़ी वही सांसद हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के एक मुसलमान सांसद को लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में अपमानित किया था। सर, कैसे देखते हैं आप पूरे मामले को? बीजेपी ने प्रोत्साहन दिया, प्रमोट किया है। ये तो इसमें देखना क्या है? तो मुझे पहले से पता है, मैं इतिहास का छात्र हूँ ना। तो सिर्फ हम पार्टी नहीं, उसके पार्टी की फिलॉसफी हम पहले पढ़ते हैं। हर पार्टी का अपना एक दर्शन होता है। तो बीजेपी का दर्शन कहाँ से आ रहा है? वो बंच ऑफ थॉट से आ रहा है। बीजेपी के पीछे बैक में कौन है, फिलॉसफी कौन डेवलप करता है? आरएसएस करता है। तो इनके दर्शन में यही है कि हिंदू मुसलमान खाली करो। और अब चूंकि इलेक्शन आ गया है, कई राज्यों में विधानसभा है, लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, तो फिर ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, फिर हिंदू मुस्लिम करने की कवायद है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संस्कार में है। ये संस्कार में है कि इससे मुझे कोई अचंभा नहीं हुआ। इसके पहले भी अनुराग ठाकुर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो भाषण दिया था देश के गद्दारों को, तो गद्दार कौन है देश का? पहले जिसको मुसलमान को आप कह रहे हैं गद्दार कह रहे हैं, आतंकवादी कर रहे हैं, सबको मुल्ला कटुआ कह रहे हैं, वो आपसे ज्यादा इस भारत की धरती को चूमता है। 5 बार नमाज पढ़ता है तो 88 बार चूमता है। मंदिर में तो बगैर नहाए नहीं जाते हैं। तो जब तक 5 स्टार नहीं बनेगा नहीं जाएंगे ना। वो पानी नहीं होता है तो मिट्टी से वजू कर लेता है, इसी देश की मिट्टी से। लेकिन अब मरता है ना तो इसी देश की मिट्टी में चला जाता है। ठीक है। लेकिन जो सरदार हैं बिधूड़ी जी, जो सरदार हैं नरेंद्र मोदी, वे तो साफ तौर पे कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इनके करनी और कथनी में शुरू से अंतर रहा है। किताब पढ़िए जाके, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। गोडसे का नाम भी लेंगे, लेकिन गोडसे जब फंसे थे तो वो गोडसे हमारा आदमी नहीं है। कहीं आप अमूमन देखते होंगे कोई रेपिस्ट फंस गया तो कहा जाता है कि 2 महीना पहले हमने इसको निकाल दिया था। तो इनके करनी और कथनी में अंतर है। नाम राष्ट्रवाद की लेंगे। चाइना जो है इतना किलोमीटर कब्जा, सैकड़ों किलोमीटर कब्जा किया हुआ है, चाइना पे क्यों नहीं चर्चा हो रही? इलेक्शन के समय तो लाल लाल आंख बहुत चिल्ला रहे थे। तो सबका विकास तो सबका साथ है, तो एक जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहे हो? उससे ना पता लगा कि सबका साथ तो किसका विकास हुआ। तो जातीय जनगणना करा नहीं रहे हो, आप ओबीसी का नाम भी ले रहे हो। तो ये बिधूड़ी, रमेश बिधूड़ी ने जो बोला है वो सब प्रायोजित था। और बीजेपी आरएसएस में जो इस तरह की हरकत करता है, जो गाली गलौज मुसलमान, उसका प्रमोशन हो जाता है, ये तय है। अगर बिधूड़ी साहब, वो भी ओबीसी समुदाय के हैं ना, वो भी गुजर समुदाय के हैं, गुजर कहीं ट्राइब में भी है, कहीं ओबीसी में है। तो अगर अपने समुदाय की ही बात करते कि हमारी शिक्षा, उनके बच्चों की शिक्षा, उनके महिलाओं के अधिकार, इस पर बात करते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन उसमें शायद वो अपने समाज की उन्नति के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। बीजेपी ने जिम्मेदारी दी है बिधूड़ी को, जाइए सचिन पायलट को शिकस्त कीजिए, जाइए पटखनी दीजिए, उन्हें हरा कर के आइएगा। देखिए, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है और आइडिया जो है स्प्रेड करता है। अगर वहाँ राजस्थान में उनको प्रभार मिला है तो जाके पहले गुजर समुदाय का है वो सर्वे करा लेना, उसी का सर्वे करा ले, उनकी हालत क्या है, क्यों सड़क पे हैं। तो लोग समझदार हैं। अब खाली देखिए, खाली जाति के नाम से वोट, मुझे नहीं लगता है जाति एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लेकिन जो सवाल हमारे जैसे एक्टिविस्ट उठा रहे हैं कि गांव का स्कूल लाखों बंद हो गया है, स्कूल नहीं रहेगा, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, अस्पताल नहीं है, सब निजीकरण हो रहा है, सब बेचा जा रहा है। तो बड़े लोग के बच्चे के लिए तो अंग्रेजी स्कूल आ गया है और बढ़िया 5 स्टार हॉस्पिटल बन गया है, तो उन्हें थोड़ी समस्या है।
समस्या तो इन्हीं पिछड़ी जातियों और दलितों का है। हाँ, तो इन्हीं पिछड़ी जातियों और दलितों का है। ये कहाँ पढ़ेंगे, किस हॉस्पिटल में जाएंगे, क्या नौकरी करेंगे, ये तमाम मुद्दे हैं। और ये थोड़ी कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो गुजर समाज के लोग नहीं समझेंगे, समझेंगे ना। जागरूक हो गए हैं गुजर समाज के लोग, क्योंकि ओबीसी में आते हैं अधिकतर। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, ये हजारों साल का जो कल्चरल बैगेज है उसको आप 1 मिनट में तो बदल नहीं सकते हैं। लेकिन तब भी आप सोशल मीडिया पे देखिए, अब पिछड़ों में भी बुद्धिज्म को लेकर प्रचार हो रहा है, लगातार सोशल मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं। तो मान लिया कि पहले जो है ना 10% अवेयरनेस था, ठीक है, अब 20% हो गया मान लीजिए, तो 10% इजाफा हुआ ना, बढ़ा ना। ये मैं कहूँगा जरूर कि जो दक्षिण पंथ की राजनीति के खिलाफ हैं जो पार्टियाँ। अच्छा सर, राजनीति की बात करें तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हुआ करती थी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह हुआ करते थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान तो अभी भी हैं। तो तीनों को साइड लाइन कर दिया गया है। बीजेपी कह रही है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी कह रही है कि हम लोग कमल के फूल पर चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक भी लड़े थे, हनुमान जी को भी मैदान में उतारे थे कर्नाटक में। रिजल्ट क्या हुआ? हर जगह आइडेंटिटी कार्ड से लेके कोरोना सर्टिफिकेट, 5 किलो अनाज, गैस सिलेंडर, पेट्रोल पंप, सब जगह आप ही का फोटो रहेगा। तो लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि कर्नाटक में तो जाके लड़े थे तो हार क्यों गए उन्हीं के। लेकिन बीजेपी भुना रही है ना मोदी जी के चेहरे को। तो समाज को भी समझना है ना। अब समाज किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है। वो तो कह रहे हैं कि हम पिछड़ी जाति के हैं। तो ये लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए कि आपने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई। उनको ये सवाल पूछना चाहिए, ये ओबीसी के उत्थान के लिए आपने कौन से कमीशन बैठाए, कौन सी पॉलिसी। तो समाज, हम तो सवाल उठा रहे हैं ना। ये बात सही है कि मोदी जी को पिछड़ों का वोट मिलता है, ये बात सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब पिछड़ा जो वोट दे रहे हैं तो उनसे सवाल भी पूछें कि भाई हमारे बच्चों के लिए क्या किया आपने, हमारे बुजुर्गों के लिए क्या किया। ये सवाल तो पूछना पड़ेगा ना। लेकिन वे तो कह रहे हैं ना कि 5 किलो राशन हम दे रहे हैं, 2000 रुपए किसानों को दे रहे हैं, वो चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो। ऐसा है, इसके पहले नहीं मिल रहा था। अब तो कर्नाटक में 10 किलो ना दे दे पर डबल कर दिया। अब अनाजी का खेल होगा। पहले आपको नहीं पता है, शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। पहले जब हम लोग बचपन में थे और कांग्रेस की सरकार थी तो गांव में राशन की दुकान होती थी जिसपे पेंसिल भी मिलता था और कॉपी भी मिलता था, साड़ी भी मिलती थी, केरोसिन तेल, चीनी, चावल, कोटा मिलता था बिल्कुल, रियायत दर पे, कॉपी भी, बिल्कुल, वो अभ्यास पुस्तिका मिलती थी। तो ये मोदी जी कोई नया किए हैं, इसके नाम इतना, इसके जो ओपोजिशन पार्टी है जितना उन्होंने काम किया उसी को अगर ठीक से प्रेजेंट करें, है ना, प्रेजेंट करें ठीक से, तो पता लग जाएगा ना। सरकारी जितने सरकारी संस्थाएं बनी कब बनी? इसी 70 साल में बनी ना। मोदी जी कितना बनाए हैं जरा ये बता दें। मोदी जी ने उन्हीं को बेचा। तो जो बेचा जा रहा है तो उसमें तो निजीकरण हो जाएगा, तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो SC ST OBC का जो मामला खत्म हो गया। 1 लाख नौकरी अगर खत्म हो गई तो 50% SC ST OBC भी गया। तो निजीकरण के खिलाफ जो हम लोग हल्ला बोल कर रहे हैं, मोदी जी कितना बनाए हैं जरा PSU ही बताइए मुझे कि सबको निजीकरण, लोगों को दिख नहीं रहा है कि उनकी नौकरियां जा रही हैं। तब भी अगर मोदी जी कुछ समुदायों के प्रिय हैं तो मान लिया कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनका तो सब प्राइवेटाइजेशन भी होगा, तो उन्हीं का, मंदिर भी उन्हीं के, एक इंडस्ट्री भी उन्हीं के, सब कुछ उनको तो लाभ ही लाभ है। हाँ? लेकिन सरकारी नौकरी अगर रहती तो जो चौकीदार अभी 15,000 का काम कर रहा है उसको 40,000 मिलता है ना, 50,000। दिलीप मंडल का एक ट्वीट आया है तो वे साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज है वो तो कहीं है ही नहीं, ना तो 3 में ना 13 में। राज रियासत बड़ी बड़ी थी, सब बिक गई, खत्म हो गई। तो इस पे मैं क्या प्रतिक्रिया दूं? तो ठाकुर समाज से जाकर प्रतिक्रिया लीजिए कि उसको क्या चाहिए। उसको सवर्ण की बात आप कर रहे हैं, तो ठाकुर भी सवर्ण में आते हैं। नहीं तो ठीक है, तो बिक गई, तब बिक गई तो जाके वो पूछे ना कि हमारी हिस्सेदारी कितना है। हमारी हर जगह जो है कितने वाइस चांसलर हमारे हैं, कितने प्रोफेसर, तो वो समाज पूछेगा ना। अगर बिक गई, जागीरदारी दी गई तो भाई यूपी के तो ठाकुर हैं, CM हैं, राजनाथ सिंह हैं, तो नेता तो सब समुदाय के हैं बड़े बड़े। समाज क्या कर रहा है वो तो समाज को पूछना चाहिए ना अपने नेताओं से।
उनको पूछना चाहिए। और सबसे ज़्यादा तो इस देश में अभी माल बनिया के पास है, मरवारी बनिया। तो इसका भी जवाब देना चाहिए ना कि भाई क्यों उनके पास है। इसका जवाब कौन देगा? उनके पास क्यों है? वो अपने मेहनत करके कमाए कि देश के लोगों का कमाया हुआ पैसा है, बैंक का बैंक लूट के भाग जा रहा है, सब हजारों करोड़ रुपए विदेश में भाग जा रहा है। तो इसका जवाब कौन देगा? ठाकुर को नहीं है, उसका बिक गया तो जाके सवाल पूछे ना, जिसको वोट दे रहा है उससे पूछे। हम तो मुझे लगता है कि भाई जो सबसे कमज़ोर तबका है उसकी हकमारी हो रही, तो हम सवाल उठा रहे हैं ना। अगर ठाकुर समाज को लगता है खुश है, बढ़िया है, तो क्या क्या हो जा सकता है। अच्छा, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं इसी साल के अंत में, सितंबर महीना ख़त्म होने को है। तो जिस तरीके से आप लोग लगातार ज़मीन पर उतर करके तमाम माध्यमों से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या इसका असर जो आप लोग जागरूक कर रहे हैं, जो आगामी चुनाव है 2023 वाला, कुछ दिखाई देगा? इसका असेसमेंट मैं अभी नहीं कर सकता। लीडर सपोर्ट को वोट में कैसे कन्वर्ट करेगा उस पे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग अपने हिस्से का काम कर रहे हैं ना। हमारा काम है कि फैक्चुअल आपको फैक्ट्स आपके सामने रख देना। लेकिन उसको कैसे अगर अवेयरनेस, देखिए सपोर्ट को वोट में कन्वर्ट करना मुश्किल काम होता है। हम अगर सपोर्ट बेस तैयार कर रहे हैं हमारे जैसे लोग, तो लीडर का काम है कि उसको वोट में कन्वर्ट करे। अब वोट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा ना, एजेंडा क्या है ये बताएं। जब तक घोषणा पत्र, एजेंडा, हम क्या करेंगे, ये करेंगे बताएंगे, तब वो कन्वर्ट होता है। और दूसरा कि हर समुदाय का लीडर डेवलप करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। व्यक्ति केंद्रित पार्टी होने के कारण ही जो है ना मामला गड़बड़ हुआ है। जी, चुनाव होने हैं और राजस्थान में, और जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ साहब, वो 13 महीनों में 17 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि धनखड़ साहब आप मत आइए, आप क्यों आ रहे हैं, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ पर चुनाव होने हैं, चुनाव होने दीजिए। तो आप 10 साल में देखा है जितने संवैधानिक पद हैं, धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति हैं और इनको माना जाता है कि निष्पक्ष न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन गवर्नर रहते हुए भी जो काम कर रहे थे बंगाल में, तो ये समझ लीजिए वो तो पार्टी के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं ना। तो उनसे क्या उम्मीद की जाए? संसद में भी जिस तरह का उनके बयान सब था, तो उससे क्या उम्मीद की जाए? कि गवर्नर हैं या उपराष्ट्रपति हैं तो अपने पद की गरिमा की मर्यादा को समझिए। लेकिन इस सरकार में चूंकि संविधान को मानते नहीं है ना, आरएसएस वाले नहीं मानते अंदर से, तो इनको तो सारी गरिमा को तोड़ना है, ब्रेक करना है, समझ रहे हैं। तो इसमें मैं पहले भी कह चुका कि मुझे कुछ अटपटा नहीं लगता है, ये सब होगा, नॉर्मल सब कुछ हो गया है। हाँ, नॉर्मल, बीजेपी के लिए नॉर्मल है। अपोजिशन इसको मुद्दा बनाए, जैसे सीएम ने सवाल खड़े किए, तो अपोजिशन को एग्रेसिवली इसको मुद्दा बनाना चाहिए। थैंक यू। लेकिन अपोजिशन तब मुद्दा बनाता है जब राहुल गांधी की सांसदी जाती है। इसके अलावा कुछ भी हो जाए देश में, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, कुछ भी बढ़ता जाए, कोई फर्क इसको नहीं पड़ता। तो नहीं पड़ता, वो नेता से पूछेगा ज़्यादा बेहतर है। वो जाके जितने पार्टियों के अध्यक्ष हैं उनसे पूछे कि रैली क्यों नहीं हो रही। हमारे हिस्से का जितना काम है हम कर रहे हैं, नेताओं से बाकी सवाल। मैं राजेंद्र पाल गौतम जी से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि साल 2024 में अगर नरेंद्र मोदी आ जाते हैं, एनडीए चुनाव जीत जाती है कैसे भी, तो जो तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलडी, आरजेडी, सबका सफाया हो जाएगा। वन नेशन, एनडीए अगर चुनाव जीतती है 2024 में, तो कांग्रेस है या फिर बसपा है, सपा है, सबका सफाया हो जाएगा। वन नेशन, वन पार्टी रह जाएगी, एंड वन लीडर। वन लीडर, ठीक कह रहे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए, हम लोग को ये दिख रहा है। सर 30 तारीख को कोई प्रोग्राम होने वाला है, क्या है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। नहीं, जो महिला आरक्षण बिल आया है 2023, वो उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि महिला एक होमोजेनियस कैटेगरी नहीं है। तो ये सवर्ण महिला बिल है, ये हम लोग मानते हैं, जैसे EWS कोटा सवर्ण कोटा था। तो संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से ये आह्वान किया गया है कि जितने साथी देश भर में हैं, अपने अपने झंडा, बैनर अपने तले, अपने नेतृत्व में 30 तारीख को इसका किसी न किसी फॉर्म में संवैधानिक तरीके से इसका विरोध करें, और विरोध करके सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखें, वीडियो बनाकर डालें, और संभव हो तो DM को ज्ञापन भी दें। क्योंकि इसलिए ज़रूरी है कि कई बार लीडर्स चुप हो जाते हैं, उनकी राजनीतिक मजबूरी होती है, लेकिन जिसका समाज जिंदा रहता है, ये थर्मामीटर है, चेक हो रहा है कि समाज जब जिंदा होगा तो जाहिर है कि ये 2024 का ये मुद्दा बनेगा। क्योंकि संसद के अंदर सारी पार्टियों ने ये कहा है कि इसके अंदर SC ST OBC का होना चाहिए, बोला है ना।
तो ये जब समाज मांग करेगा, डिमांड करेगा, आंदोलन करेगा, तब राजनीतिक दलों को इस पर आना पड़ेगा, मैनिफेस्टो में डालना पड़ेगा। इसी को लेकर 30 तारीख को हम लोगों ने कहा है कि पूरे देश भर में जो है, दुनिया भर में इसका सांकेतिक प्रोटेस्ट हो और सोशल मीडिया पर वायरल करें, अपना झंडा रखें, अपना डंडा रखें। झंडा डंडा आपका होगा, नेतृत्व आपका होगा, इस पर किसी संगठन का कोई कॉपीराइट नहीं है कि ये हमने कर दिया, हमने कर दिया। सब अपने अपने हिसाब से देश दुनिया में प्रोटेस्ट करें 30 तारीख। सिर्फ 30 तारीख को ही या फिर उसके 1-2 दिन पहले से प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी? लोग अपने घरों में इस तरीके देख रहे हैं ना, अभी इसके बाद हम लोग फिर जहाँ जहाँ जाएंगे बोलेंगे, लोगों को जागृत करेंगे कि अपने हक के मांगो, हकमारी हो रही है। तो हम लोग देश भर में घूमेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। क्या उम्मीद की जाए कि हमने देखा कि हर घर तिरंगा अभियान ना जाने क्या क्या नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया, सरकार ने लॉन्च किया, क्या उससे बड़ा एक तरीके से प्रोटेस्ट होने जा रहा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में? ये पहले भी शायद उस समय आप नहीं थे, स्टूडेंट रहे होंगे। 2019 में जो है ना, रोस्टर के आंदोलन को जो है ना, इसे संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने शुरुआत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया था और सोशल मूवमेंट की वजह से पार्लियामेंट ने उसको निरस्त किया। तो हर घर जो तिरंगा कह रहे हैं, तिरंगा में कितना विश्वास करते हैं, जरा उन्हीं लोगों से पूछ लीजिएगा। भगवान में विश्वास करते हैं कि तिरंगा में करते हैं? प्रोफेसर रतन लाल जी हैं, साफ तौर पे कह रहे थे कि जनता को सोचना चाहिए, जनता को सोच समझ करके वोट करना चाहिए, और इसके साथ ही कि किस तरीके से आम जनता तक जो अपोजिशन नेता हैं वे लोग आम जनता से जुड़ पाएंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे। और अगर 2024 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते, तभी जाकर के लोकतंत्र बचेगा, देश का भला हो पाएगा। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।